गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी पति और पिता जो इटली भाग गया था, शायद बिना लड़ाई के अमेरिका वापस नहीं आएगा। ली गिली ने इस हफ्ते इटली की अदालत में पेशी के दौरान काफी कुछ कहा और ऐसा लगता है कि उसने मुकदमे से कुछ हफ्ते पहले टेक्सास से कथित रूप से भागने से पहले अपनी तैयारी कर ली थी। उसके वकील का कहना है कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका लौटना चाहिए, लेकिन अटलांटिक के उस पार संदिग्ध हत्यारे की योजना कुछ और ही लगती है। हम लॉ एंड क्राइम के इस मामले पर हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। ठीक है दोस्तों, इस ऑन द केस एपिसोड में जाने से पहले मैं आपको एक ऐप अपसाइड के बारे में बताना चाहता हूं। ये आपको रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराना और टेकआउट पर कैशबैक दिलाता है। आपको बस इतना करना है कि अपसाइड ऐप को मुफ्त में डाउनलोड करें, उनके 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर ऑफर क्लेम करें, फिर अपनी कार्ड से वैसे ही भुगतान करें जैसे आप आमतौर पर करते हैं। उसके बाद खरीदारी को वेरीफाई करें और आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मैं इसका इस्तेमाल तब करता हूं जब मैं पेट्रोल भरवाता हूं या टेक आउट लेता हूं। मैं बस अपसाइट पर ऑफर्स खोज लेता हूं। जब मैं खर्च करता हूं, पैसे मेरे ऐप में आते हैं और मैं सीधे बैंक में ट्रांसफर कर देता हूं। अपसाइट के नियमित यूजर औसतन साल में $254 वापस कमाते हैं। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या QR स्कैन करें और प्रोमो कोड OTC इस्तेमाल करें, जिससे पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन पर 25 सेंट बोनस मिलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ली गिली ने इटली की अदालत में क्या कहा, क्योंकि वो अमेरिका लौटने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, जहां उसे टेक्सास में अपनी गर्भवती पत्नी की मौत के मामले में कैपिटल मर्डर के आरोपों का सामना करना है। वो इटली में किसी तरह की सुरक्षा मांग रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका में उनके खिलाफ एक मीडिया अभियान चलाया गया है जिससे उन्हें एक वास्तविक निष्पक्ष मुकदमा नहीं मिल पाएगा, और इसी वजह से डरे हुए उन्होंने देश छोड़ दिया। ये ली गिली के इतालवी वकील है, जो सोमवार को ट्यूरिन अदालत के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे। ये ले रिपब्लिका के अनुसार है। अब गिली ट्यूरिन में हैं। उन्हें 3 मई को मिलान एयरपोर्ट पर कनाडा से पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था। अब भी एक बड़ा सवाल है, जो सिर्फ ये नहीं है कि वो इटली कैसे पहुंचे, बल्कि ये भी है कि वो कैसे पहुंच पाए। हैरिस काउंटी, टेक्सास, जहां ह्यूस्टन है, से वो कनाडा तक कैसे पहुंचे, और उस फ्लाइट में सवार होकर जो हमारी जानकारी के अनुसार टोरंटो से उड़ी थी, मॉन्ट्रियल में रुकी थी और फिर अटलांटिक पार करके यूरोप पहुंची थी। दिलचस्प है कि गिली के वकील अमेरिका में डिक डिगवेरिन हैं, जो मशहूर आपराधिक मामलों के बचाव पक्ष के वकील हैं और जिनका जिक्र हमने पिछली कड़ी में किया था। उन्होंने रॉबर्ट डर्स्ट का बचाव किया था, जिन्हें आप द जिंक्स फिल्म से जानते हैं। वे गंभीर मामलों का बचाव करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि अपने मुवक्किल को उनकी सलाह यही होगी कि वो जितनी जल्दी हो सके अमेरिका लौट आएं, जहां उनका मुकदमा 29 मई को शुरू होना है। उन्होंने बताया कि गिली के भागने की खबर मिलने तक उन्होंने अपने मुवक्किल से बात नहीं की थी, लेकिन बाद में फोन पर संपर्क हो गया, जैसा KPRC ने कहा। पर लगता नहीं कि गिली वकील की सलाह मान रहे हैं। अब चूंकि वह भाग गए हैं, गिली को अब नए संघीय आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनके बारे में हम यहां थोड़ी देर में और बात करेंगे। अब इससे पहले कि हम उन चौंकाने वाले और शायद सच कहूं तो अजीब बयानों के बारे में बात करें जो गिली ने इतालवी जज से कहे और इसका क्या मतलब है कि वो कब अमेरिका वापस आ सकते हैं, मैं थोड़ा और बताना चाहता हूं कि हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। अब गिली इटली भागे जब वो जमानत पर थे। आप ये सुनकर हैरान हो सकते हैं, क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं उसके बावजूद एक जज ने उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत दी थी, जिसे वो भरने में सक्षम थे। ये गिली और उसकी पत्नी क्रिस्टा की फोटो है। वो इस कहानी की पीड़िता हैं। वो 2 छोटे बच्चों की मां थीं और कथित तौर पर 2024 में ह्यूस्टन में उनके घर के अंदर उनका गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार ली गिली ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने आधी रात से ठीक पहले 911 पर कॉल की थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने पैरामेडिक्स को बताया था कि क्रिस्टा ने ओवरडोज कर लिया है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें सबूत मिले हैं कि 9 हफ्ते की गर्भवती मां की गला घोंटकर हत्या हुई थी। अब गिली ने कथित तौर पर पुलिस से कहा कि उनकी पत्नी आत्मघाती नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को नशे की आदत नहीं थी और उस रात उनका झगड़ा भी हुआ था।
अब गिली और क्रिस्टा ने 2017 में शादी की थी और उनके 2 अन्य बच्चे भी थे, जो कथित तौर पर उस रात घर पर ही थे जब उनकी मां की हत्या हुई थी। ये 7 अक्टूबर 2024 को हुआ था। गिली को कुछ दिन बाद गिरफ्तार किया गया। ये वीडियो ह्यूस्टन में उनकी पहली कोर्ट पेशी का है, KHOTV के मुताबिक, और उनकी जमानत $1 मिलियन थी, जो कई लोगों के लिए बड़ी राशि है, लेकिन ली गिली के लिए नहीं। आज सुबह मैं यहाँ अपनी कॉफी के साथ बैठा हूँ और सॉफ्टवेयर की कीमतों के बारे में सोच रहा हूँ। ये एक वीडियो है जो हमें ली के पुराने लिंक्डइन पेज पर मिला, और मैं आपको ये दिखाना चाहता था क्योंकि आप इसमें उसकी आवाज सुन सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का इंसान है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। वास्तव में उसने कहा था कि उसकी अपनी कंपनी है, वो उस व्यवसाय में था और कुछ हद तक सफल भी दिखाई देता था, और उस $1 मिलियन की जमानत को एक जमानती बांड की मदद से वो जमा करने में सक्षम था और मुकदमे की तैयारी कर सका, और 1 साल से भी ज्यादा समय तक जेल की सलाखों के बाहर अपनी जिंदगी जी सका। उसकी जमानत की शर्तों में उसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण पहननी थी। अब हमें पता चला कि गिली शायद तभी से भागने के बारे में सोच रहा था जब से उसे पता चला कि वह क्रिस्टा की मौत का संदिग्ध है। पिछले महीने अभियोजकों द्वारा दायर की गई अदालत के रिकॉर्ड में कहा गया है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि क्रिस्टा की हत्या के अगले ही दिन ली ने कथित तौर पर दावा किया था कि उसे उद्धरण फंसाया जा रहा है और उसे देश छोड़ना होगा। लेकिन यही सब नहीं है। पिछले साल लगभग उसी समय जब उस पर मृत्युदंड योग्य हत्या का आरोप लगाया गया था, क्रिस्टा की मौत के मामले में अभियोजकों का कहना है कि उनके पास इस बात का सबूत है कि वो 2023 में जिस महिला के साथ कथित तौर पर संबंध में था, उससे देश छोड़ने के बारे में बात कर रहा था। अभियोजकों का आरोप है कि अप्रैल-मई 2025 में जमानत पर रहते हुए, जब ली पर गर्भवती पत्नी की हत्या का आरोप था, उसने अपने कथित अफेयर वाली महिला से संपर्क किया। उनका कहना है कि उसने मेक्सिको या अन्य जगहों पर भागने की योजना बताई थी। ली ने कहा था कि वह जीपीएस मॉनिटर हटा सकता है। उसने कथित तौर पर अपनी इस प्रेमिका से शादी और नई पहचान बनाने के बारे में भी बात की थी। उसने उससे ये भी पूछा था, क्या वो ऐसी मेक्सिकन पहचान के बारे में जानती है जिसे वो हासिल कर सके, जिससे वो देश से बाहर निकलने में मदद ले सके। ये अभियोजकों के अनुसार है, और ये ली पर अब जो करने का आरोप है, उसका बहुत ही चौंकाने वाला पूर्व संकेत है। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि अभियोजक इस मामले में कौन से सबूत पेश कर सकते हैं, अगर और जब भी ली गिली अमेरिका लौटते हैं और हैरिस काउंटी टेक्सास में मुकदमा झेलते हैं। अभियोजकों के अनुसार रेडिट पर ली गिली ने अपनी शादी की बोरियत का जिक्र किया था। आप देख सकते हैं अभियोजक कैसे मामला तैयार कर रहे हैं। आपके पास क्रिस्टा की मौत की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि उसके गला घोंटकर हत्या किए जाने के सबूत हैं। वो ओवरडोज से नहीं मरी थी, जैसा कि ली गिली ने कथित तौर पर अक्टूबर में 911 कॉल में कानून प्रवर्तन को बताया था। अब ऐसा लगता है कि अपनी जमानत की शर्तों का पालन करने के मामले में ली ने इस साल 1 मई तक ऐसा किया, जब ये कहानी जाहिर है एक जबरदस्त मोड़ लेती है। ली का ट्रायल 29 मई से शुरू होने वाला है। टेक्सास अधिकारियों ने बताया कि 1 मई शुक्रवार को रात करीब 9 बजे उन्हें एक सूचना मिली कि गिली के जीपीएस मॉनिटर में पट्टे से छेड़छाड़ का अलर्ट आया है, और वे लिखते हैं कि उन्होंने ली गिली से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन 4 मई तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। वो अगला सोमवार था और तब तक वह इटली में था। तो आप सोच रहे होंगे, अधिकारियों को उस व्यक्ति को ढूंढने की जल्दी क्यों नहीं थी जिस पर कैपिटल मर्डर का आरोप था। अदालत के रिकॉर्ड्स के अनुसार 3 दिन तक उनकी लोकेशन पता नहीं थी। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार हिंसक भगोड़ों को पकड़ने की जिम्मेदारी वाली यूएस मार्शल्स और टास्क फोर्स को 4 मई तक नहीं बुलाया गया था, और 1 तारीख से 4 तारीख के बीच ली गिली ने कथित तौर पर टेक्सास से कनाडा तक एक विमान में यात्रा की और फिर इटली पहुंच गए। गिली ने कथित तौर पर कनाडा से मिलान के लिए एयर कनाडा की फ्लाइट ली, खास तौर पर AC 894, जो नियमित रूप से टोरंटो से जाती है। ये फ्लाइट मॉन्ट्रियल होकर मिलान जाती है और 3 मई को मिलान में उतरी थी। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वह टेक्सास से उत्तरी सीमा पार करके कनाडा कैसे पहुंचा। अब उसे जमानत की शर्त पर जीपीएस मॉनिटर पहनना था, लेकिन उस पर आरोप है कि उसने मॉनिटर काट दिया। इटली पहुंचने पर उसके इस्तेमाल किया जा रहा पहचान पत्र
इटली के अधिकारियों की जांच में खरा नहीं उतरा। उनका कहना है कि उसने जो नाम कथित तौर पर इस्तेमाल किया वो था ले जीनजिनेलुक ओलिवियर और उसके पास कथित तौर पर एक बेल्जियन पासपोर्ट और अन्य फर्जी बेल्जियन दस्तावेज थे। हमें अभी ये जानना बाकी है कि वो ये दस्तावेज कैसे हासिल कर सका, जिनकी आपको कम से कम विमान में चढ़ने के लिए जरूरत होती है। अगर आपने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है तो जानते हैं कि पासपोर्ट स्कैन होता है। इन सब के बावजूद वो विमान में चढ़ सका। अब गिली को इटली में घुसने से रोककर हिरासत में लिया गया है। उस वक्त गिली ने सच बताया कि उसका असली नाम क्या है और वो अमेरिका में अपनी पत्नी क्रिस्टा की हत्या के आरोप में मुकदमे का इंतजार कर रहा था। इसके बाद गिली ने इटली में शरण मांगी और हम अभी बात करेंगे कि आखिर क्यों इटली ही वो जगह थी जहां वो जाना चाहता था। इटली में अधिकारियों को उसकी पहचान पता चलने पर रोम में इंटरपोल 4 मई को वॉशिंगटन डीसी के अधिकारियों से संपर्क करता है। ये वही संघीय आपराधिक शिकायत है जो इटली में गिली की गिरफ्तारी के बाद दर्ज हुई। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वो हैरिस काउंटी टेक्सास में कैपिटल मर्डर और अभियोजन से बचने के लिए राज्य की सीमाएं पार कर फरार होने के संघीय आरोप का सामना कर रहा है। गिली ने अभी अपनी पहली इटालियन कोर्ट में पेशी दी और लगता है उसके पास काफी कहने को था। एनबीसी न्यूज के रिपोर्टर कोर्टरूम में थे। उन्होंने बताया कि जज ने पूछा, क्या वो अमेरिका प्रत्यर्पण के लिए सहमत है या फिर वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़े। और गिली ने कथित तौर पर कहा, उद्धरण, मैं सहमत नहीं हूं। अब रिपोर्टर फिर कहता है कि गिली ने अपनी पत्नी की मौत के बारे में बिना पूछे बयान दिए। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी मर चुकी है, मुझे गलत दोषी ठहराया गया। अब मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। मैं निर्दोष हूं। मैंने पत्नी की हत्या नहीं की। मेरी एकमात्र अपराध भागना थी। मैं मारा जाने से बचने के लिए भागा था। मैंने इटली में शरण और सुरक्षा पाने के लिए बहुत कोशिशें की। अब यह ध्यान देना जरूरी है कि इटली उन देशों में लोगों को प्रत्यर्पित नहीं करता जहां उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। गिली पर टेक्सास में मृत्युदंड योग्य हत्या का आरोप है, लेकिन अभियोजकों ने अभी तक मौत की सजा के विकल्प पर कुछ नहीं कहा है। फिर शायद सबसे चौंकाने वाली टिप्पणी जो ली गिली ने इस इतालवी अदालत में कही, वो थी कि वो इटली में ही रहना चाहता है क्योंकि उद्धरण, जीवन शैली, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और निष्पक्ष मुकदमा पाने के लिए। मंत्रालय द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध। गिली के इतालवी वकील कहते हैं कि एक जज तय करेंगे कि गिली को अमेरिका भेजा जाएगा या नहीं, और ये फैसला अभी नहीं हुआ है। अब गिली के अमेरिकी वकील डिक डिग्वेरियन अपने मुवक्किल के साथ तब से खड़े हैं जब से ली गिली दुनिया के दूसरे हिस्से में भाग गए थे। डिग्वेरियन ने कहा कि उनके मुवक्किल का इटली भाग जाना यह नहीं दिखाता कि उन्हें इस बात का अपराध बोध था कि उन्होंने कथित रूप से अपनी पत्नी की हत्या की, बल्कि यह सिर्फ दिखाता है कि वह डर गए थे क्योंकि मुकदमे में उन्हें जिन परिणामों का सामना करना पड़ सकता था उनसे वह घबराए हुए थे। उन्होंने ह्यूस्टन की मीडिया से कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल को जल्द अमेरिका लौटने की सलाह दी थी, लेकिन लगता है ली गिली उस दिशा में नहीं जा रहे। अमेरिका में ली गिली के मामले में अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर जज ने गैग ऑर्डर जारी किया है। अभियोजक ने उद्धरण के अनुसार बचाव पक्ष के वकील डिक डिग्वेरियन की लगातार मीडिया से जुड़ी कोशिशों का हवाला दिया। अब जहां तक क्रिस्टा के परिवार की बात है, तो इस समय जाहिर तौर पर उनके पति और उन पर लगे आरोपों पर काफी ध्यान है और उन कोशिशों पर भी जो उन्होंने अमेरिकी आपराधिक न्याय व्यवस्था का सामना करने से बचने के लिए की हैं। लेकिन अब भी ध्यान उस पर, और वो कौन थी, इस पर होना चाहिए। वो मां, दोस्त, मेहनती पेशेवर और क्लेमसन फुटबॉल की बड़ी प्रशंसक थी। एक दोस्त ने जस्टिस फॉर क्रिस्टा इंस्टाग्राम पर लिखा, जैसे जैसे ये भ्रांति विदेशों में जारी है, याद रखें हम किसके लिए लड़ रहे हैं और किसका सम्मान कर रहे हैं। मंगलवार को क्रिस्टा के समर्थक उसकी याद में बैंगनी पहनते हैं। फिर से हमारे साथ जुड़े हैं आपराधिक रक्षा वकील, पूर्व अभियोजक और पूर्व सीआईए अधिकारी जैक राइस। आपको देखकर खुशी हुई। अब ली गिली के साथ क्या होगा? यार, ये मामला बड़ा अजीब है क्रिश। जब आप राज्यों का आपराधिक कानून देखते हैं तो क्षेत्राधिकार बदल सकता है। याद रखें, एक तरफ संघीय क्षेत्राधिकार है, दूसरी तरफ राज्य का क्षेत्राधिकार, और हर राज्य का अपना तरीका है। राज्यों के बीच समझौते भी होते हैं, सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं कि काम कैसे होगा।
याद रखें, अब ये टेक्सास बनाम इटली नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम इटली है। और ये कैसे काम करता है? क्योंकि डीओजे यानी न्याय विभाग असल में इसमें दखल देगा और टेक्सास के लिए इसे संभालेगा। अगला यही होता है, क्योंकि जब मिस्टर गिली मिलान पहुंचे तो वे कम से कम इतालवी क्षेत्राधिकार के दायरे में आ गए। और इटली वालों को जो सबसे ज्यादा चिंता है वो है मृत्युदंड और फांसी की सजा। और ये एक मौत की सजा वाला मामला है। तो ये वाकई ऐसी चीज है जिसकी इटली वाले बहुत परवाह करते हैं और इसे बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि उसके खिलाफ क्या-क्या है और यह कहना मुश्किल है कि क्या यह एक मजबूत मामला है। अभियोजकों के अनुसार सबूत है कि इस आदमी ने ऑनलाइन लिखा था कि वो अपनी शादी में बोर हो गया था। उनका आरोप है कि 2023 में उसका अफेयर था और तब वो अजीब व्यवहार कर रहा था। और फिर पीड़िता के शरीर पर फॉरेंसिक सबूत भी हैं, जिनके बारे में वे आरोप लगाएंगे कि उसने उसका गला घोंटकर हत्या की और फिर इस बारे में झूठ बोला, कहा कि उसने ओवरडोज कर लिया और वगैरह वगैरह। अभियोजकों ने यह नहीं बताया कि वे मौत की सजा की मांग करेंगे या नहीं। अब जब अमेरिका और इटली के बीच उसे वापस लाकर यहां मुकदमे का सामना कराने को लेकर इस तरह की बातचीत चल रही है, तो ये बात इसमें कैसे मायने रखती है? ये अच्छे सवाल है, क्योंकि हम इस पर विचार करते हैं। आइए टेक्सास में उस पर लगे आरोपों और उनसे जुड़े तथ्यों से शुरू करते हैं। दूसरा हिस्सा यह है कि सभी इसका क्या मतलब समझेंगे और कैसे संभालेंगे। आरोप गंभीर है। टेक्सास में अभियोजकों के अनुसार उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, जिनमें दम घुटने के सबूत भी शामिल हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिससे गला घुटा गया है, तो देखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने पहले ही बात की थी कि ऐसी चीजें होती हैं जैसे दोनों आंखों की रेटिना में रक्तस्राव, जब आंखों में खून आ जाता है, ऐसी चीजें। आप देखेंगे कि गर्दन में हड्डियां टूट या दब सकती हैं। घुटकी के दबने जैसी चोटें और दूसरी चोटें भी हो सकती हैं, और जाहिर तौर पर ऐसे कुछ सबूत उनके पास है। और ये वास्तव में इस तर्क का समर्थन करता है। साथ ही कुछ, अगर आप चाहें, और मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं, डिजिटल फिंगरप्रिंट जैसे साक्ष्य, जो उसने ऑनलाइन लिखा है, वह जो कर रहा है और वह क्या सोच रहा था, यह सब स्वीकार्य है। और यह एक हिस्सा है, यही सबूत है। लेकिन एक और चीज है। जब हम मृत्युदंड वाले मामलों की बात करते हैं, और यह संभावित रूप से मृत्युदंड वाला मामला है, देश में 3 राज्य हैं जो, अगर मैं ये कहूं, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे इनमें दोषी ठहराया गया है, तो ये 3 राज्य बाकी सभी राज्यों को मिलाकर जितने लोगों को फांसी देते हैं, उससे भी ज्यादा लोगों को फांसी देते हैं। और जो राज्य वास्तव में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी देता है, वो टेक्सास है। और यही बस वो करता है। क्योंकि यह एक मृत्युदंड वाला मामला है, इससे इटालियनों के लिए स्थिति अलग हो जाती है। टेक्सास या अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि इटालियनों के लिए। ये इस पर नहीं है कि राज्य क्या साबित कर सकता है या वे जिन आरोपों को सच मानते हैं। ये इस बारे में है कि अगर मिस्टर गिली को इटली से वापस ह्यूस्टन अभियोजन का सामना करने के लिए भेजा जाता है, तो राज्य उनके साथ क्या कर सकता है। क्योंकि मेरा मतलब है, हर कोई ऐसा नहीं करता। आप जानते हैं, वह घोषणा करता है, वह कहता है, जब वह इटली में उतरता है तो वह शरण मांग रहा है। और हमने देखा है, आप जानते हैं, निश्चित रूप से अलग-अलग तरह की कहानियों में जो ट्रू क्राइम स्पेस में हैं। जरा याद कीजिए, राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जानते हैं, प्रवास का विचार और असल में इसका क्या मतलब होता है जब कोई शरण मांगता है। आप बस ये नहीं कह सकते कि मैं शरण मांगता हूं और फिर आपको अचानक से मिल जाए। लेकिन जहां तक बात है कि उसने ये सब कैसे किया है, मेरा मतलब है, क्या यह उस स्तर तक पहुंचता है? मेरा मतलब है, अगर बात करें सक्षम होने की बात है, मेरा मतलब है, क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए इटली में ही रहेगा? अगर टेक्सास कहता है कि वे, आप जानते हैं, इस मामले के मृत्युदंड वाले पहलू को हटाने वाले नहीं हैं। भाई, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। हाँ, या इसकी कितनी संभावना है, मेरा मतलब, उसका केस कितना मजबूत है, खासकर जब वो यहां अमेरिका में अपनी डिफेंस टीम की रणनीति नहीं अपना रहा। क्या उसका केस मजबूत है कि वो अमेरिकी न्याय व्यवस्था के कारण एक राजनीतिक कैदी है? याद रखना, अगर हम ऐसा करें तो तुम मुझे जल्दी देखोगे, ठीक है? बिल्कुल। मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। 1983 की यूएस इटली प्रत्यर्पण संधि ही असल में इसका आधार है। और जब वे इस मुद्दे को देखते हैं, तो उनमें से एक चीज जो होनी चाहिए, वो ये है कि न सिर्फ राज्य,
बल्कि यूएस को सिर्फ प्रथम दृष्टया आधार ही नहीं, बल्कि ये भी साबित करना होता है कि ये कोई फांसी की सजा वाला मामला नहीं हो सकता। तो ये मामले के तथ्यों या आरोपों के बारे में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये इस बारे में है कि अंतिम निर्णायक उसके साथ क्या कर सकता है। तो इस मामले में क्या ये एक फांसी की सजा वाला मामला हो सकता है? हाँ, और यही बात इसे अजीब बनाती है, क्योंकि अचानक सिर्फ इसलिए कि वो एक क्षेत्राधिकार छोड़कर दूसरे में चला जाता है, इससे टेक्सास, यूएस उसके साथ क्या कर सकता है, ये बदल सकता है। क्या ये उस स्तर तक पहुंचता है? ये करने के लिए अच्छा देश है। अब आप इसे दूसरे देशों और यूरोप में भी देख सकते हैं। वहां एक चीज थी जिसे यूरोपीय कहा जाता था। मानवाधिकार समिति ने भी इस पर चर्चा की थी। यही हिस्सा इटालियन लोग कर रहे हैं, लेकिन इटालियन लोग इस मामले में यूरोप के बाकी लोगों से ज्यादा सख्त हैं। उनके पास सुप्रीम कोर्ट की मिसालें हैं, जो 69, 86 और अन्य वर्षों से चला आ रहा है, जो उन पर लागू होता है और कहता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो उनके लिए इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, न्याय विभाग और अंततः टेक्सास के लिए ये हो सकता है कि अगर आप मिस्टर गिली को वापस चाहते हैं, तो आपको इस मामले में मौत की सजा को हटाने के लिए सहमत होना पड़ेगा। और वास्तव में हम अभी इसी स्थिति में हैं। और ये तो तब है जब टेक्सास के लोग ये फैसला भी नहीं कर पाए हैं कि मिस्टर गिली इस अपराध के दोषी हैं या नहीं। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरा मतलब है, उसे 2024 में गिरफ्तार होने के बाद से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जैसे वो जाना ही नहीं चाहता। मैं मानता हूँ, ये सिर्फ मौत की सजा नहीं, बल्कि मुकदमे का सामना कर दोषी पाए जाने और पूरी जिंदगी जेल में रहने के विचार से जुड़ा है। लेकिन साथ ही आप जानते हैं, अगर टेक्सास कहता है, ठीक है, यह मौत की सजा का मामला नहीं होगा, भले ही आप इसे देखकर कह सकते हैं कि क्योंकि एक अजन्मे बच्चे की भी जान गई थी, तो यह उस स्तर तक पहुंच सकता है जहां यह मौत की सजा वाला मामला बन सकता है, खासकर टेक्सास में। अगर टेक्सास इसे विचार से हटा देता है, तो उसके पास क्या तर्क होगा कि वह इटली में रहे और विमान से ह्यूस्टन न लाया जाए, जहां अभियोजकों का मामला और मजबूत हो गया है, क्योंकि वह देश छोड़कर भाग गया। हाँ, मुझे लगता है यही तर्क हैं जिन पर अब ह्यूस्टन के अभियोजक सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर टेक्सास इसे विचार से हटा देता है, यानी मौत की सजा वाला हिस्सा, तो मुझे लगता है कि इटली वाले प्रत्यर्पण के लिए सहमत हो जाएंगे। वे प्रत्यर्पण कर देंगे। उनके पास भी राज्यों जैसी प्रक्रिया होती है ना? दूसरे शब्दों में, अगर आप ओक्लाहोमा में हैं और टेक्सास आपको चाहता है, तो एक प्रक्रिया होती है, जैसी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी है। आप इन प्रक्रियाओं से गुजर सकते हैं। ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया आधार की जरूरत होती है, इसलिए आपको कुछ साबित करना होता है। लेकिन जो आवश्यक होगा वो ये है कि मौत की सजा वाले हिस्से को समीकरण से हटा दिया जाए, क्योंकि तब आपको मूल रूप से एक सामान्य प्रत्यर्पण प्रक्रिया मिलती है, साथ ही प्रथम दृष्टया आधार भी। और जब आप इसे इतालवी अदालत में स्थापित कर देते हैं, तो आपको सहमति लेनी होगी कि मृत्युदंड लागू नहीं होगा। और तकनीकी रूप से टेक्सास में या वास्तव में अमेरिका के किसी भी अन्य राज्य में ये इस तरह काम करेगा कि वे कहेंगे, भले ही वे उसे मृत्युदंड देना चाहें, वे वास्तव में ऐसा कर नहीं सकते। इसके लिए एक और तकनीकी विवरण है। हालांकि वे कहते हैं कि जूरी मृत्युदंड देगी, लेकिन अदालत को अंततः मृत्युदंड नहीं देना होगा, यानी दोषी पाए जाने पर उसे बिना पैरोल आजीवन कारावास मिलेगा। कभी कभी इसे देखना मुझे अजीब लगता है। मैंने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बहुत काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में काम करते हुए मैंने दुनिया भर के वकीलों को प्रैक्टिस सिखाई। मैंने देखा है कि वे क्षेत्राधिकार मुद्दों को कैसे संभालते हैं। अमेरिका में हम कभी कभी खुद को बड़ा और समझदार मानते हैं, और कुछ मायनों में हम हैं भी, क्योंकि हम दुनिया में इतने बड़े खिलाड़ी हैं। एक बात जो मुझे लगता है कि ये जरूर उजागर करती है, वो ये है कि आखिरकार हम एक बहुक्षेत्राधिकार प्रणाली का हिस्सा है, और चाहे हम सोचें या न सोचें कि हम कभी, अगर आप ये शब्द इस्तेमाल करना चाहें, अकेले चल सकते हैं, हम सच में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर दूसरे क्षेत्राधिकार को नियंत्रित नहीं करते, चाहे वह यूरोपीय हो, और इस मामले में खासकर चाहे वह इटली हो। और उनकी स्थिति में, या चलिए अभियोजकों की बात करते हैं, क्योंकि वहां कोई अभियोजक हो सकता है और मुझे नहीं पता कि वे कहते हैं या नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मौत की सजा की मांग छोड़ देंगे, फिर भी आपको पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा।
लेकिन जब आप वो फैसला ले रहे होते हैं, और मुझे नहीं पता कि कोई ऐसे आरोपों का सामना करते हुए कितनी बार इटली जैसे देश में जा सकता है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि फिर मुझे यकीन है कि कोई और व्यक्ति बिल्कुल अलग तरह के आरोप का सामना कर रहा हो सकता है, और वो ऐसे देश में पहुंच सकता है जहां वो एक खास दलील पेश कर सके। जैसे, क्या वो मिसाल जो आप कायम करेंगे ये कहकर कि कानूनी रूप से अगर आपको इस जुर्म में दोषी पाया गया तो हम आपको मौत की सजा नहीं देंगे, ये हैरिस काउंटी टेक्सास के फैसलों को कैसे प्रभावित करता है? नहीं, ये अच्छा सवाल है। आप जानते हैं, हैरिस काउंटी ने इस मुद्दे का कई काउंटियों से ज्यादा सामना किया है। ये एक बहुत बड़ा काउंटी है और उन्होंने जिन मामलों से निपटा है, वे ज्यादातर ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका भाग गए हैं। और हुआ ये है कि वे खुद ही वापस आकर उन मामलों से निपटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बात हम निश्चित रूप से जान सकते हैं वो ये है कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। अगर ऐसा ना होता तो इटालियनों ने प्रत्यर्पण से मना कर दिया। तो हम ये जानते हैं, असली सवाल ये है, क्या इससे अभियोजकों की मुकदमा चलाने की क्षमता सीमित होती है? मेरा मतलब है, मुकदमे को वहां तक ले जाना कि मौत की सजा वाली दोष सिद्धि हो और फांसी दी जाए। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि उनकी क्षमता इससे सीमित होती है। ये सिर्फ इस एक विशेष मामले पर लागू होता है, भविष्य में उनके काम करने की क्षमता पर नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो कर सकता है वो ये है कि जब आप किसी मौत की सजा वाले मामले से निपट रहे होते हैं, तो ये बदल सकता है कि आगे क्या होता है। मतलब जब आप जमानत के सवालों की बात कर रहे होते हैं कि आप किसी को कभी जमानत देंगे या नहीं, क्योंकि ये डर होता है कि वे ऐसे क्षेत्र में भाग सकते हैं जो टेक्सास की उस तरीके से मुकदमा चलाने की क्षमता को सीमित कर सकता है जैसा वे उचित समझते हैं। और इससे यह बदल सकता है कि वे हर उस मामले को कैसे देखते हैं जिसमें मौत की सजा हो सकती है। मुझे याद है, हमने पिछली बार बात की थी कि पहली तारीख को उसके जीपीएस मॉनिटर में गड़बड़ी का अलर्ट आया था, लेकिन अमेरिकी मार्शल्स वाली टास्क फोर्स चौथी तारीख तक सक्रिय नहीं हुई, जबकि वो तीसरी तारीख को ही इटली में था। आप जानते हैं, तो ये इसका एक बिल्कुल अलग पहलू है। मुझे पता है आप हत्या के मामलों पर काम करते हैं, और मैं ली गिली के बारे में सोच रहा हूं। अगर वो आरोपों में दोषी है तो वो सच में राक्षस है, लेकिन ये आदमी अक्टूबर 2024 तक सामान्य जिंदगी जी रहा था। ऐसा नहीं लगता था कि घर पर घरेलू विवादों को लेकर कभी कॉल आई हो। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था, और फिर ऐसा है कि देखिए, अब उस पर इस भयानक अपराध का आरोप है। वो इटली में है। वो जज से इटालियन में बात कर रहा है। वह कह रहा है कि वो वहां रहना चाहता है क्योंकि उसे वहां की जीवन शैली और संस्कृति पसंद है, और वह यह भी जता रहा है, ऐसा लगता है जैसे उसे लगता है कि वह कमरे में सबसे होशियार आदमी है। बस आपके लिए क्या खास है? जैसे आपने ऐसे कई मामलों को होते देखा है, तो उसके व्यक्तित्व और वो कैसा इंसान लगता है, उसमें आपके लिए क्या अलग है? जानते हो, ये चीजें बहुत मुश्किल हो सकती हैं क्रिस। मुझे भी एजेंसी में काम करने का समय याद आता है, और एक पूर्व सीआईए केस ऑफिसर के रूप में उन चीजों में से एक जो मैंने तब भी देखी थी, वो था नार्सिसिज्म का ये स्तर जो आम जनता में उतना नहीं दिखता। आप ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो बेहद सक्षम और अत्यधिक बुद्धिमान है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हद से बाहर है, लेकिन वह निश्चित रूप से औसत से बहुत बहुत ऊपर है, और उसमें असाधारण काम करने की क्षमता व कभी-कभी संसाधन भी है। मैंने दुनिया भर के ऑपरेटिव्स में ये देखा है, और ऐसा ही है। मैं ये एक अभियोजक और रक्षा वकील के रूप में देख चुका हूँ। जब आपके पास ऐसा व्यक्ति हो, तो हालात की प्रकृति इसे बहुत मुश्किल और निराशाजनक बना देती है, मेरे नजरिए से। क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरी सतर्कता लगभग सभी से ज्यादा होनी चाहिए, और मेरे जीवन में, मेरे करियर में ऐसे मौके आए हैं जब मैं ऐसे लोगों से मिला जो मुझे कुछ हद तक अच्छे लगे। ऐसे लोग जिनके बारे में मैंने सोचा, ये बहुत दिलचस्प है और मैं इन्हें और जानना चाहूंगा। और बाद में ही मुझे पता चला कि वह व्यक्ति ने अपने साथी की हत्या की, उसका सिर डिब्बे में रखा, किसी को यहां दफना दिया, वहां कोई भयानक काम किया। मेरा मतलब है, अब मैं सच में चाहता हूं कि मैं उनकी शैतानी पहचान साफ देख सकूं। मैं चाहता हूं, मैं उनकी शैतानी पहचान साफ देखना चाहता हूं, लेकिन दुनिया हमेशा ऐसे नहीं चलती। और नर्सिसिज्म का एक हिस्सा
कुछ लोगों की ये क्षमता भी होती है कि वे कई स्तरों और कई परतों पर काम कर सकते हैं, और जब वे आपसे सीधे बात कर रहे होते हैं तो वे बहुत सक्षम लग सकते हैं। बस इससे वे जरूरी नहीं कि साइकोटिक हो। ये वास्तव में उन्हें कुछ और बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरी तरह से अयोग्य। इसी वजह से अपराध करने वालों पर मुकदमा चल सकता है और चलना चाहिए, बशर्ते वे अपराध साबित किए जा सकें। हम देखेंगे क्या होता है। इटली में सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में कैमरे नहीं थे, लेकिन अगर वे ह्यूस्टन लौटते हैं तो मेरा मानना है कि कोर्टरूम में कैमरे होंगे, क्योंकि हमने वहां पहले भी कैमरे देखे हैं। मुझे ये देखने में दिलचस्पी है कि ये सब कैसे होता है, और फिर अगर ऐसा होता है तो ये नहीं पता कि वो कब अमेरिका वापस जाने वाले विमान में होगा। जैक राइस, आपराधिक रक्षा वकील, पूर्व अभियोजक और पूर्व सीआईए अधिकारी। इस मामले पर आपसे बात करना अच्छा लगा। ये बड़ा सनसनीखेज मामला है। धन्यवाद मैक्रे। यही था ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमें यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें, और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार फिर मिलेंगे।